महोत्सव हो रहा है और मुझे लगता है दार्जिलिंग के लिए गर्व का विषय है कि दार्जिलिंग में, और मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कई साल तक इस तरह के भव्य कार्यक्रम हो सकते हैं। मैं विशेष करके आभारी हूँ भारत सरकार का, और हमारे कल्चर और पर्यटन देखते हैं हमारे मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी का, कि वो दार्जिलिंग आए थे और उन्होंने वादा किया था कि दार्जिलिंग में इतनी विविधताएं हैं, संस्कृति, कला और परंपरा में इतने आगे हैं, इसको लेकर के इसका और प्रमोशन होना चाहिए, इसको हम देश और दुनिया तक लेके जाना चाहिए। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और ऐसा भव्य कार्यक्रम आज जो है दार्जिलिंग में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग की जनता से निवेदन करता हूं, आप सब लोग आइए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। चुनाव का समय जरूर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये दार्जिलिंग की जनता का कार्यक्रम है, ये देश की जनता का कार्यक्रम है, ये पश्चिम बंगाल की जनता का कार्यक्रम है। कृपया करके हर कार्यक्रम को पॉलिटिकली लिंक करने की कोशिश ना करें। मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट दार्जिलिङ श्री राजु विष्टज्यूको पनि आगमन भइसकेको छ अनि उहाँलाई पनि हामीले यसरी स्वागत गरिरहेका छौँ। संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकारको तर्फदेखि शक्तिको दीप प्रतिको विजयको अनि सुखको अनि कालोलाई अन्धकारलाई हटाएर जहिले पनि हटाउनको लागि हामी जहिले पनि दीप नै जलाउने गर्दछौँ। अनि आजको यो दीपले तपाईँ हाम्रो जीवनमा मात्र होइन धेरै कुराहरूमा त्यो ज्योति आएको होस्। दीपको लौ जहिले पनि माथि बल्दछ, ओह्रालो कहिले पनि बल्दैन थियो। अनि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि सकारात्मक कुराहरू सदैव। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, साथ ही भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और टूरिज्म से जुड़े हुए सभी अधिकारी, और साथ ही जो इस कार्यक्रम में अपनी कला और प्रस्तुति के कारण हम लोगों को नई तरह की ऊर्जा जो हमारे शरीर में डालने वाले हैं, ऐसे सब कलाकारगण और साथ ही सभी दार्जिलिंग का आम अबूबा, दादी भाई, दीदी बहनी, सभी लगे सलाम। मुझे लगता है दार्जिलिंग के इतिहास में पहली बार है कि भारत सरकार की ओर से कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, वो भी इतने भव्य रूप में हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वैसे हम सब जानते हैं भारत, हिंदुस्तान जो हमारा देश है, ये अपने आप में संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। और जब मैं पश्चिम बंगाल की और दार्जिलिंग की बात करता हूँ तो यहाँ की विशेषता ही कुछ और है। चाहे नॉर्थ बंगाल हो, दार्जिलिंग हो, तराई हो, डूवर्स हो, हम सब लोग दुनिया में देश भर में पढ़ते हैं, सुनते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन अगर मैं वास्तव में कहूँ तो दार्जिलिंग सांसद होने के नाते ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स और नॉर्थ बंगाल के लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जीते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनी आदत में डालते हैं। मुझे लगता है हमारी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।
नॉर्थ बंगाल में जब मैं बात करता हूँ गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, कोच, मेच, टोटो, इतनी विभिन्न तरह के लोग, समाज के लोग, विविधता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, फिर भी नॉर्थ बंगाल की मुझे सबसे बड़ी जो ताकत लगती है वो अनेकता में एकता ही नॉर्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ताकत है। दार्जिलिंग हमेशा संस्कृति का एक केंद्र रहा है और इस तरह के कार्यक्रम से मुझे लगता है विशेष करके जो हमारे लोकल कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो कई बार जब भी मैं दार्जिलिंग आता हूँ उनके मन में शिकायत रहती है कि हमारे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो जगह नहीं मिलता जहाँ पर जा करके हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी खान पान को हम प्रस्तुत कर सकें। मुझे लगता है इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता जहाँ हमारे लोग जो है अलग अलग जगह जा करके प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही शायद संभव है कि पूरा भारत सरकार और भारत सरकार का डिपार्टमेंट खुद चल के दार्जिलिंग में हमारे आंगन तक आज पहुंचा है। इस तरह के आयोजन से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर में मोटिवेशन मिलता है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहुंचने का एक रास्ता, एक मार्ग खुल जाता है। मैं अंत में एक बार फिर हमारे मंत्री जी और सभी विभाग के अधिकारीगण और साथ में भारत सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार कोशिश हुई थी कि हम कल्चरल मैपिंग कर सकते हैं। अब कल्चरल मैपिंग का मतलब ये नहीं कि जो हमने पैमाने तय कर दिए वही हो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सभी तरह का जिला स्टेट का नाम सुना होगा, वो दूसरी लेकिन उनकी गायकी की जिला संगीत नाटक गायक की सूची में अब ये जो परिस्थितियाँ हैं उनको आपको बदलना होगा। यूजर का जमाना है, यूजर की चीज़ों को कहीं कहीं आपको स्थान देना पड़ेगा और इसलिए मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बड़े स्वाभाविक परिवर्तन। हम अपने ट्रेडिशन को भी न छोड़ें। आज मैं कार्यक्रम में था, घर का कार्यक्रम तो बच्चों ने व्यक्त किया, मैंने पूछा कि कौन सा व्यक्त है, नाम बताया तो किसी ने कहा कि वो शैली व्यक्त करेंगे, लेकिन उसकी तो मुझे लग रहा था कि इस शब्द अंग्रेजी को भी संदेश है, वो नाच भी की नहीं थी, संगीत का गा रही थी वो नेपाली में, लेकिन वो फ्यूजन था। लेकिन वास्तव में जो मूल नृत्य है नेपाली में, क्या वो हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, क्या उसको हम बचाए रखते हैं? संस्कृति का उद्देश्य यहाँ पर हम किसी विकास के विरोधी नहीं, फ्यूजन हो बहुत अच्छी बात है। फ्यूजन में जो नौजवानों की रुचि है किसी भी तरह पूरे घटना करते को होना ही चाहिए, लेकिन हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि जो हमारी मूलभूत परंपरा है वो हर कीमत पर बचनी चाहिए। जब अपनी मैं बाहर के लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पहाड़ का जीवन साधना का जीवन, आध्यात्मिकता का जीवन, आप इसे साधुता का जीवन नहीं कह सकते, साहस का जीवन। लेकिन ये सबसे अहम बात है कि वो प्रकृति के साथ जीने जा रहे हैं, जिसमें इतने गुण होंगे वही प्रकृति के बीच में अपनी इच्छाओं को मार कर रह सकता है। लेकिन आप फर्क देख रहे होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी प्रकृति से प्रेम तो करती है, लेकिन आपके परिवेश में जीने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर चेतावनी के ऊपर कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्रकृति के साथ जीना और प्रवृत्ति के साथ जीने के सब को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो संकट देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, खासकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसमें जो लोग रहते हैं वो सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, वीडियो साहसी की जिन्होंने कहा तो योद्धा भी है। उन गाली बॉक्स के खिलाफ एक षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र है नशे का। अगर उससे लेकर आपको मुक्त करना है, या तो खेल की तरफ बच्चों को पहुँचाना होगा या संस्कृति की तरफ पहुँचाना होगा, तभी आप इस संघर्ष कर सकते हैं। हम अपनी ग्रामीण परंपराओं को बचाना करें, उनके साथ में रखें। मैं उन तमाम कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूँ जो 3 दिन तक इस मंच पर अपने
जिसको भी अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिलता है तो रातों रात उसकी ऊंचाई 100 गुनी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं उन तमाम कलाकारों को बड़े से शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्रालय और भी हैंडीक्राफ्ट को पुरस्कार इसलिए लगाता है कि आप में से भी कोई ऐसा काम करता है उसको आगे आकर ये काम करना चाहिए। साथ ही आज पर्यटन मंत्रालय का जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन चलेगी। होम स्टे को लेकर यहाँ पर शताब्दी पूरी कर चुके हमारे होटल के संस्थान हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि आप भी उस अवसर पर उन लोगों के बीच जाए। अपेक्षा तो हमारी 150 की थी, तो मुझे बताया है कि होम स्टे के 300 से ऊपर लोगों ने पंक्तियाँ ले लिया है और 8,500-600 को भी पार कर सकता है। तो उन तमाम लोगों से विनती करूँगा आप उनको परेशान मत करिए। ये कोई सीजनल काम नहीं है। अगर वो संकट कैसे पार करेगी तो दोबारा हम ट्रेनिंग इसी स्थान पर करेंगे और स्थानीय कोई हमारा नॉलेज पार्टनर होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन हम इस काम को बंद नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि दार्जिलिंग में ये संस्कृति महोत्सव करना हम सबके लिए गौरव की बात है। दार्जिलिंग का नाम देश भर में नहीं है, पूरी दुनिया में। मैं अपनी संस्कृति मंत्रालय के पर्यटन मंत्रालय की टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मैं कूच बिहार गया था। कूच बिहार में पहले दिन तो संख्या 12,000 की, दूसरी को संख्या 20,000 को पार कर ली थी। यहाँ पर भी राजभवन के साथ प्रवेश में लोगों को हिचक होगी, शायद वो हिचक टूटेगी और कल शायद हम संभालने में मुश्किल होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दार्जिलिंग वासी इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी करें। 2 दिन और रहेंगे और मुझे लगता है कि देश भर से आए हुए उन प्रतिभागियों की कला को देखेंगे तो बाद में महसूस करेंगे कि भारत अपने आप में कितना विशिष्ट है, इतनी विभिन्नता रखने के बावजूद भी कितना एक मत है। उनकी एकजुटता हमारी एकता का प्रतीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं करता हूँ जो यहाँ पर इस उम्र में पड़े हैं मातृशक्ति उसको प्रदान करता हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम के अध्यक्ष इस क्षेत्र के लोकप्रिय ऊर्जा सांसद सम्मानीय राजीव स्वरूप, हमारे संयुक्त सचिव मिताली और हमारा प्रोफेसर जो है उसके सामने पर्यटन मंत्रालय ने भी 31 दिवसीय नाटक शुरू किया है और रजिस्टर दीदी जो भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनाओगे तो PIB की भी रजिस्टर डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित है। हम सबको शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नए स्वरूप के साथ देश में प्रस्तुत हुआ है। उसके 11वें सोपान में ये दूसरा डेस्टिनेशन दार्जिलिंग वासियों को काफी शुभकामना देता है और मैं उन्हें अपने मित्रों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पिछले मेरे प्रवास में बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए पत्रकार भी हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनसे मेरी बड़ी अनौपचारिक चर्चा हुई और मैंने उनसे कहा था कि ये आपका हक है और आपको मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हम जल्दी दे पाएंगे। चुनाव से पहले मैंने करा दिया है तो मैं आज अपने यहाँ से संतुष्ट हूँ कि मैंने भी दिया हुआ वचन था मैं उसको आज पूरा करता हूँ। संसदीय महोत्सव में जब भी मैं शामिल होता हूँ तो कई बार निरस्त हो जाता है। मैं महसूस नहीं कर पाता बल्कि शायद आप भी आज से 2 दिन बाद अकेले बैठेंगे तो आपको ज़्यादा एहसास होगा। हम जब कभी संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं तो हम महोत्सव को कभी आध्यात्मिकता से कट्टर नहीं देखते। कभी संस्कृति का मतलब ही साधना है, लेकिन इन लोगों को
ये अवसर है, इस सबसे अहम सवाल है। कई बार पुस्तक में देखकर ऐसे लगता है कि ये मनुष्य के सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस कलाकार को हम निकट से देखते हैं तब हम उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। जब उसकी हम प्रस्तुति देखते हैं उसके बाद हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो भी कलाकार होगा उसकी अपनी साधना है, और उस साधना का एक ही लक्ष्य है, यदि वो उसको सफल करना चाहता है उसकी निरंतरता समाप्त नहीं होगी, तो उसको धन यश शायद घर बैठे भी मिल सकता है। लेकिन एक चेतावनी जरूर है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात जरूरी होती है कि यदि वो साधक है वो घर में ही वो साधना करता ना हो, तो कोई मंच नहीं मिला तो दुनिया उसको देख नहीं पाएगी, उसकी चिंता कर पाएंगे। और सारे जो कार्यक्रम होते हैं जो उसी के परिणाम देने का एक मंच है। रेडियो संगठन का भारत का था, जब वो संगठन बना था तो उसकी एक स्लोगन था कि बहुत सारे लोग वसुधा गरीबी थी, लाचारी थी, बीमारी थी, स्कूल बहुत से बाहर थे, लोगों की रुचि भी कोशिश से नहीं थी। तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता था, उसके पीछे एक लॉजिक था, वो लॉजिक बड़ा आधार था। अगर मनुष्य जन्म देता है तो ईश्वर ने उसे कोई ना कोई गुण जरूर देकर भेजा है। वो पढ़ नहीं पाया इसलिए उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, स्कूल की प्रतिस्पर्धाओं में नहीं जा पाया, कॉलेज की प्रतिस्पर्धाओं में शामिल नहीं हो सका, कोई ओपन चैलेंजेस होते उसमें शामिल नहीं हो सका। तो जीवन में कोई मंच मिल रहा था जिसको जो पढ़ा लिखा ग्रामीण क्षेत्र में रहने